डेड लोड अप्लाई नहीं हुआ। सो द सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर जो हमें गिवन था वो 1019 पर फिट के हिसाब से गिवन था। अब अगर उसको पर इंच में कन्वर्ट करते हैं डिवाइड बाय 12, वी गॉट 84.9 पाउंड पर इंच एंड द डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय डेल लोड या सेल्फ वेट विल बी, डिफ्लेक्शन हमने कन्वर्ट की कि अब डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जो सेल्फ वेट की वजह से कितनी जनरेट हो, कैंपर तो जनरेट हो गया। ओवरऑल डिफ्लेक्शन में कैंपर का, अगर आपका कैंपर अपवर्ड जा रहा है तो ऊपर से डेल लोड जो है वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन कंसीडर की। डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन अगेन हमारे पास यूडीएल लोड के लिए सिंपली सपोर्टेड मेंबर के अंदर कांस्टेंट फार्मूला है 5WL⁴ डिवाइड बाय 384EI, सिंपल बेसिक मैकेनिक्स है फ्रॉम द स्ट्रक्चरल एनालिसिस। बट हमने 5 हमारे पास कांस्टेंट था, डेल लोड हमारे पास कितना आया 84.9 इनटू हमारे पास जो है वो लेंथ ऑफ द मेंबर 60 फीट था इंटू 12 पावर 4 डिवाइड बाय 384। इनिशियल मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, सब हमने कैलकुलेट किया। तो डेड लोड की वजह से जो हमारे पास डिफ्लेक्शन जनरेट हुई है 0.99 इंचेस है। जब हमने इन दोनों वैल्यूज को द नेट कैम्बर एट ट्रांसफर के बाद आपका जो नेट कैम्बर जनरेट हुआ वो आपका है -1.89 अपवर्ड कैम्बर जनरेट हुआ प्लस 0.99 जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन जनरेट हुई। तो रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन हमारे पास 0.90 इंचेस आई जो कि 25 मिलीमीटर है। इसी तरह से हमने सुपर इम्पोज डेल लोड डिफ्लेक्शन कंसीडर की बाय कंसीडरिंग टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि सुपर इम्पोज डेल लोड और लाइव लोड हमारा जब तक अप्लाई हुआ तब तक कंक्रीट अपना फुल स्ट्रेंथ गेन कर चुका था और हमारा जो मेंबर है उसके अंदर मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी भी इंप्रूव हो गई थी। तो हमारे पास जो डेल लोड या सुपर इम्पोज डेल लोड डिफ्लेक्शन है दैट विल बी इक्वल टू 0.99 जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू बची, जो 0.99 हमारे पास कहाँ से आया, ये आपके पास जो डेल लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन जनरेट हुई वो डिफ्लेक्शन है इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनिशियल डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि अभी आपकी ओरिजिनल आ चुकी है, जो कि इंप्रूव हो गया मेंबर आपका, इनटू जो आपके पास डेल लोड है सुपर इम्पोज डेल लोड डिवाइडेड बाय डेड वेट ऑफ द मेंबर। तो ये हमने कंप्लीट रेशो किया क्योंकि ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी डेड लोड के लिए। तो डेड लोड का फार्मूला आ गया यहाँ पे, डेड लोड का लोड आ गया। तो हमने तमाम वैल्यूज को जब पुट किया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनिशियल हमारे पास 3.49 थी इंटू 10⁻⁶ और जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सुपर इम्पोज कंडीशन तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास 403 हो जाती है। तो यहाँ पे 403 100 आपके पास और डेड वेट आपके पास 1019 था जो कभी हमने पीछे स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया था, सेल्फ वेट ऑफ मेंबर। तो जो डिफ्लेक्शन ड्यू टू सुपर इम्पोज डेल लोड जनरेट हुई डेल लोड वो हमारे पास सिर्फ 2 मिलीमीटर थी, 0.08 इंचेस या 2 मिलीमीटर जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। इसी तरह से जब हमने लाइव लोड की डिफ्लेक्शन कंसीडर की अगेन 5WL⁴ डिवाइड बाय 384EI, तमाम वैल्यूज आपके पास हैं। लाइव लोड आपके पास 1100 था इंटू 60 इंटू 12 जो आपकी लेंथ है, लेंथ पावर 4 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लाइव लोड के टाइम पे भी फुल अचीव हो चुकी थी कंक्रीट स्ट्रेंथ। तमाम वैल्यूज हमने पुट की डिवाइड बाय 1/12 जो कि बेसिकली आपका कन्वर्जन फैक्टर है इनटू लाइव लोड। टोटल डिफ्लेक्शन हमारे पास आई 0.93 इंचेस। सो इन समरी अ समरी ऑफ द शॉर्ट टर्म चेंबर्स एंड डिफ्लेक्शन एट सर्विस लोड कैन बी कंसीडर एज कैम्बर ड्यू टू इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग हमारे पास था 1.89 जो का पर नेगेटिव डिफ्लेक्शन थी। डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट 0.99, डिफ्लेक्शन ड्यू टू सुपर इम्पोज लोड हमारे पास थी 2 मिलीमीटर ओनली। डिफ्लेक्शन ड्यू टू लाइव लोड हमारे पास थी 0.93 इंचेस जो हमारे पास वैल्यू आई 23 मिलीमीटर। सो नेट डिफ्लेक्शन एट ट्रांसफर के टाइम पे हमारे पास जो नेट कैम्बर डिफ्लेक्शन थी वो हमने क्या किया कि जो आपके पास इनिशियल डिफ्लेक्शन है, इनिशियल कैम्बर था उसमें से आपने सेल्फ वेट आपने माइनस कर दिया, तो एट ट्रांसफर के ऊपर हमारे पास नेट डिफ्लेक्शन आ गई 0.9 इंचेस। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू जनरेट हुई इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग के टाइम पे जो कैम्बर था वो हमारा 1.89 था अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। सो मजीद हमारे पास क्या है कि टोटल इमीडिएट डिफ्लेक्शन एट सर्विस लोडिंग ऑफ अनक्रैक्ड बीम इफ डिफ्लेक्शन ड्यू टू प्रीस्ट्रेस लॉस फ्रॉम ट्रांसफर स्टेज टू इरेक्शन एट 30 डेज इज कंसीडर्ड। अगर हम प्रीस्ट्रेसिंग लॉस को कंसीडर करते तो हमारे पास जो है कैम्बर के अंदर कितनी रिडक्शन डेवलप होती। अब हमारे पास कैम्बर ड्यू टू इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग कितना था 1.89 जो कभी हमने कैलकुलेट किया, इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग के टाइम पे हमारा कैम्बर 1.89 था। इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग हमारे पास वैल्यू कितनी थी 462 672 और इनिशियल इफेक्टिव लॉस क्या होता है बेसिकली इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग माइनस इफेक्टिव प्रीस्ट्रेसिंग। हमने दोनों वैल्यूज को माइनस किया और इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग से रेशो लिया तो टोटल हमारे पास जो वैल्यूज डेवलप हुए 1.89 इंटू जिसका जो इसका फ्रैक्शन के अंदर है इसका जो डेसिमल्स में वैल्यू आएगी, तो ओवरऑल हमारे पास जो कैम्बर के अंदर रिडक्शन डेवलप हुई दैट इज 0.34 इंचेस, यानी कि हमारे जो लॉसेस की वजह से डेवलप हुआ।
तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड जिसके अंदर हमने शॉर्ट टर्म जो है वो इंस्टेनियस डिफ्लेक्शन या हमने कैलकुलेट की बाय यूजिंग मेथड ऑफ इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम आते हैं अल्टरनेट सॉल्यूशन के ऊपर। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंटल मेथड है, इंक्रीमेंटल मूवमेंट कर्वेचर मेथड। सो हमारे पास इफेक्टिव प्रीस्ट्रेसिंग कितना था, 379,391 पाउंड। 30 डेज के ऊपर प्रीस्ट्रेसिंग लॉस कितना आया, 83,281 पाउंड, जो कि हमने इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग माइनस इफेक्टिव प्रीस्ट्रेसिंग से वैल्यू निकाल दी। लॉस कितना आया, 83,281। सो स्ट्रेन्स एट ट्रांसफर ड्यू टू प्रीस्ट्रेसिंग, स्ट्रेन्स ट्रांसफर के ऊपर प्रीस्ट्रेसिंग की वजह से स्ट्रेन्स कितनी आई, यहाँ पे हम 7 डेज के ऊपर बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम प्रीस्ट्रेसिंग अप्लाई कर रहे हैं। उस वक्त हमारे पास कंक्रीट की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कम थी, 3.49 × 10⁻6 psi। यहाँ पे हमने वो टेबल लिया है पीछे से जहाँ पे आपके पास मिड स्पैन के अंदर स्ट्रेसेस थे और सपोर्ट के ऊपर स्ट्रेसेस थे, जो कि हमने टेबल ड्रॉ किया था। ये हमने टेबल वहां से उठा लिया। सो ड्यू टू प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स ओनली, प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मिड स्पैन के अंदर हमारे पास टॉप फाइबर स्ट्रेसेस कितनी थी, +501, और बॉटम फाइबर के ऊपर कितनी थी, -3524 psi। अगर मैं टॉप फाइबर के ऊपर स्ट्रेन कैलकुलेट करूं तो स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेस ओवर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके पास है, स्ट्रेस आपके पास है, स्ट्रेस हमारे पास 501 है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3.49 × 10⁻6, तो स्ट्रेन हमारे पास टॉप फाइबर के अंदर कितनी आ गई, +144 × 10⁻6 इंच पर इंच, यानी स्ट्रेन है, यूनिटलेस होती है। इसी तरह से जब हमने मिड स्पैन के ऊपर बॉटम फाइबर की बात की, तो बॉटम फाइबर के अंदर स्ट्रेस हमारी कितनी है, -3424, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3.49, दोनों का हमने रेशो निकाला, वी गॉट -1010 × 10⁻6 इंच पर इंच। इसी तरह से हमने सपोर्ट के ऊपर निकाली, सपोर्ट के ऊपर हमारे पास टॉप फाइबर के स्ट्रेसेस कितनी है, +92, बॉटम फाइबर के ऊपर -2242, टॉप फाइबर बॉटम फाइबर। स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3.49 × 10⁻6, आपके पास स्ट्रेन आ गई 26 × 10⁻6 इंच पर इंच। और इसी तरह से बॉटम फाइबर के ऊपर ये वाली स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3.49 × 10⁻6, आपके पास वैल्यू आ गई -642 × 10⁻6 इंच पर इंच। अगर आप इन तमाम वैल्यूज को केपीए में कन्वर्ट करते हैं, 1 psi = 6.895 kPa। तो उसके बाद हम आते हैं कि ड्यू टू, अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ड्यू टू प्रीस्ट्रेसिंग ओनली। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, ड्यू टू प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स एंड सेल्फ वेट। अगर हम सेल्फ वेट को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उस वक्त हमारे पास कंडीशन क्या आती है, उस वक्त चलते हैं टेबल के ऊपर, एट ट्रांसफर विद डेड लोड। डेड लोड के अंदर हमारे पास मिड स्पैन के ऊपर स्ट्रेसेस कितनी है, -25, और बॉटम फाइबर के ऊपर स्ट्रेसेस है -1877। ये हमने दोनों टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर की स्ट्रेसेस लिख ली। स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके पास 3.49 × 10⁻6 ऑलरेडी गिवन था, दोनों स्ट्रेसेस को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया हमने, तो स्ट्रेन हमारे पास टॉप फाइबर के अंदर आ गई -7.2 × 10⁻6, और बॉटम फाइबर के अंदर स्ट्रेन आ गई -537.8 × 10⁻6। सपोर्ट सेम एज वी डिड इन प्रीवियस एग्जांपल, कि सपोर्ट के ऊपर आपके पास ये वैल्यूज ऑलरेडी सेम है ऊपर वाली, तो ऊपर वाली सेम वैल्यूज जो है वो आपकी दोनों स्ट्रेंथ्स की दोबारा कंसीडर हो जाएंगी यहाँ पे इस केस के लिए। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रेन चेंज ड्यू टू प्रीस्ट्रेस लॉस। चेंज कितना हुआ स्ट्रेन के अंदर, अब स्ट्रेन के अंदर चेंज हमने फाइंड आउट करना है कि टोटल प्रीस्ट्रेसिंग या स्ट्रेसेस के अंदर कितना चेंज था। तो इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग के अंदर हमारे पास लॉस कितना जनरेट हुआ, 83,281, ये हमारे पास प्रीस्ट्रेसिंग की वजह से जो लॉस आया, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमने कैलकुलेट किए कि जो हमारे पास लॉसेस की वजह से या प्रीस्ट्रेसिंग जब कम हुआ तो हमारे पास टॉप फाइबर के अंदर स्ट्रेसेस कितनी है। सो टॉप फाइबर स्ट्रेसेस इक्वल्स टू माइनस प्रीस्ट्रेसिंग, यहाँ पे लॉस प्रीस्ट्रेसिंग का डिवाइड बाय एरिया ऑफ सेक्शन, 1 माइनस इसेंट्रिसिटी, जब हम मिड स्पान की बात कर रहे हैं सेंट्रोइड इसेंट्रिसिटी, सेंटर से लेके टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस ओवर आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हम डेड वेट या डेड मूवमेंट कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो प्रीस्ट्रेसिंग लॉस की वजह से ओवरऑल कितनी जो है वो स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं। यहाँ पे हम ओवरऑल स्ट्रेसेस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रीस्ट्रेसिंग की वजह से। तो लॉसेस की वजह से हमारे पास लॉस कितना था, -80, यहाँ पे माइनस दोनों चीजें हैं, क्योंकि लॉस हमारा जो है वो नेगेटिव के अंदर जनरेट हो रहा है प्रीस्ट्रेसिंग का, वो दोबारा वापस रिवर्स कंडीशन के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू भी नेगेटिव है, और माइनस ऑलरेडी हम प्रीस्ट्रेसिंग का फार्मूले के अंदर लगाते हैं। 83,281 डिवाइड बाय एरिया 1 माइनस इसेंट्रिसिटी इनटू डिस्टेंस आपके पास CT है, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन, वी गॉट सेंट्रॉइडल मिड स्पैन के ऊपर जो टॉप फाइबर स्ट्रेसेस ड्यू टू लॉसेस की वजह से जो आया वो -90 psi है। इसी तरह से जब हमने स्ट्रेन कैलकुलेट की तो हमारे पास -90
स्ट्रेस है लॉस की वजह से, डिवाइड बाय मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास आ गया -26 × 10⁻⁶ स्ट्रेन। इसी तरह से हमने यहाँ पे दोबारा फार्मूला वही अप्लाई किया, यहाँ पे फार्मूला प्लस कर लिया और सी टी के बजाय सी बी आ गया। तो बॉटम फाइबर के ऊपर स्ट्रेसेस ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग लॉसेज हमारे पास आई +634, स्ट्रेंस कैलकुलेट की ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग लॉसेज इक्वल्स टू +182 × 10⁻⁶ इंच पर इंच। तो उसके बाद हम आते हैं सपोर्ट कंडीशन के ऊपर। ये हमारे मिड स्पैन के ऊपर थे, अब हम सपोर्ट के ऊपर करते हैं। दोबारा वही कंडीशंस हमने अप्लाई की। यहाँ पे एसेंट्रिसिटी सिर्फ चेंज हो जाती है, वहाँ पे एसेंट्रिसिटी सेंट्रॉइड थी, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी सपोर्ट की है। -16.5 वैल्यू आ गई, स्ट्रेन कन्वर्ट किया -5 × 10⁻⁶। इसी तरह से बॉटम फाइबर के अंदर स्ट्रेंथ कैलकुलेट की, एसेंट्रिसिटी सिर्फ चेंज हो गई, हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आई +404, हमने कैलकुलेट किए टोटल स्ट्रेंथ ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग लॉस एट सपोर्ट, हमारे पास आ गई वैल्यूज +116 × 10⁻⁻⁶ इंच पर इंच। तो ये तमाम वैल्यूज आने के बाद हम ड्रॉ करते हैं कि सुपर इम्पोजिंग द स्ट्रेन एट ट्रांसफर ऑन द स्ट्रेन ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग लॉस गिव अस द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एट सर्विस लोड आफ्टर प्री स्ट्रेसिंग ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग ओनली एज शोन इन फिगर। क्या हम मिड स्पैन के ऊपर बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मिड स्पैन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो स्ट्रेंथ कितनी थी, यहाँ पे हम आते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो स्ट्रेंथ जनरेट हुई मेजर ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग ओनली वो कितनी थी +144, एंड हमारे पास जो है वो मिड स्पैन के अंदर -1010, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया +144 और -1010, और ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल सेंट्रॉइड हमारे पास डेप्थ आ गई 34 इंचेस की, जो कि स्टार्ट में हमने 12 DT34 की बात की थी सेक्शन ओवरऑल। उसके बाद हम आते हैं, ये था हमारा इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग के बाद। अब हम आते हैं सेक्शन मिड स्पैन की बात कर रहे हैं। तो मिड स्पैन के अंदर जब हमने इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग के साथ डेड वेट अप्लाई कर दिया तो हमारे पास वैल्यूज कितनी आ रही थी। चलते हैं दोबारा, सेल्फ वेट प्री स्ट्रेसिंग एट मिड स्पैन, प्री स्ट्रेसिंग विद सेल्फ वेट हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी आ रही थी मिड स्पैन के ऊपर टॉप फाइबर, सॉरी ये हमारे पास एक आ गई -26, क्योंकि हम मिड स्पैन के ऊपर लॉसेस की वजह से, प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस की वजह से कितनी जो है वो स्ट्रेसेस डेवलप हुई, स्ट्रेंथ डेवलप हुई, वो हमारे पास है -26 एंड +182, वो हमने यहाँ पे रखी -26 +182। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आया +144 -26 हमारे पास आ गई कि ये हमारे पास जो है वो इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग, ये प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस, टोटल जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनी वो +118 और -828 की डायग्राम बनी। इसी तरह से हम सपोर्ट के ऊपर बात करते हैं। जब हम सपोर्ट की डायग्राम बनाते हैं तो सपोर्ट के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज थे वो हमारे पास कितने वैल्यूज आ रहे थे। यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर इनिशियल स्ट्रेंथ कितनी थी -5, और हमारे पास जो है वो बॉटम स्ट्रेस कितनी थी +116। ये हमारे पास, सॉरी ये तो हमारी लॉसेस की वजह से हैं। इनिशियली हमारे पास सपोर्ट के ऊपर स्ट्रेंथ कितनी थी, ये रही यहाँ पे 26 -642, यहाँ पे हमारे डायग्राम के अंदर +26 -642, और हमारे पास जो है वो प्री स्ट्रेसिंग की वजह से या लॉसेस की वजह से हमारे पास जो सपोर्ट के ऊपर स्ट्रेंथ डेवलप हुई वो -5 +116 थी, यहाँ पे हमने लिखी -5 +116। रिजल्टेंट क्या आया +21, और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू, हमारे पास रिजल्टेंट बच गया -526। ये हमने स्ट्रेसेस या स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बनाई, असल जो बात है वो ये है कि ये हमारा बेसिकली जो है ये रिप्रेजेंट करा रहा है कर्वेचर को, कि कर्वेचर phi E is a curvature at support and phi C basically is representing curvature at mid span। तो ये हमें बेसिकली phi चाहिए जो कि हमारा कर्वेचर की मेथड की बात कर रहा है, इंक्रीमेंटल मूवमेंट कर्वेचर मेथड। जब आपने डायग्राम बनाई इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग और आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन थी या जो प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस की जो स्ट्रेन की डिस्ट्रीब्यूशन जब आपने डायग्राम बनाई, तो ये जो ट्रेंड है इस ट्रेंड को या इस कर्व को बेसिकली हम कंसीडर करते हैं मूवमेंट कर्वेचर मेथड। अब हम कर्वेचर्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं दोबारा दोनों एजेस के ऊपर, एक मिड स्पैन के अंदर दूसरी सेंटर के अंदर। सो मिड स्पैन कर्वेचर इज इक्वल्स टू, अब मिड स्पैन की वैल्यू हमारे पास आ गई ये वाली, मिड स्पैन कर्वेचर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू जो आपके पास है टेंशन फाइबर के अंदर, दिस वैल्यू सॉरी आपके ये जो बॉटम फाइबर के अंदर -828 -118 डिवाइडेड बाय आपकी वैल्यू आ जाएगी। सही है, तो यहाँ पे रखा हमने -828 -118 डिवाइडेड बाय ओवरऑल सेक्शन कितना था हमारा 34 इंचेस का। तो यही कंडीशन थी, आप अगर फार्मूला या पिछली इक्वेशंस को डिस्कस करें या देखें तो स्ट्रेन हमारी हमेशा -10⁻⁶ थी, तो हमारे पास मिड स्पैन कर्वेचर जो आया वो -27.82 × 10⁻⁶ रेडियंस पर इंच आ गया।
इसी तरह से सपोर्ट के ऊपर हम बात करते हैं तो -526 -21 डिवाइडेड बाय सेक्शन हमारा कितना था 34 इंचेस का, तो हमने 34 इंचेस रखे इंटू 10⁻⁻6 हमारे पास जो सपोर्ट के ऊपर कर्वेचर आया वो -16.02 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस पर इंच आ गया। तो कर्वेचर की वैल्यूज आने के बाद हम क्या करते हैं, फॉर एट A is equals to L/2 एट द मिड स्पैन की हम बात कर रहे हैं। अगेन द बीम केम्बर आफ्टर लॉसेस के बाद बीम केम्बर ड्यू टू ओनली इफेक्टिव प्री-स्ट्रेसिंग इज इक्वल्स टू इफेक्टिव हमारे पास जो है वो जो हमारे अपवर्ड केम्बर आ रहा है एट द इफेक्टिव प्री-स्ट्रेसिंग इज इक्वल्स टू फाई सी, यानी कि जो हमारा केम्बर था या मूवमेंट कर्वेचर एट सपोर्ट या एट सेंटर इंटू L²/8 प्लस एट सपोर्ट कर्वेचर माइनस सेंट्रॉइड कर्वेचर इंटू L²/24 जो कि हमारी कॉमन इक्वेशन थी, थ्योरी के अंदर हम डिस्कस कर रहा है। फाई सी हमारे पास -27 है जो कर्वेचर है मिड स्पैन के ऊपर, और कर्वेचर सपोर्ट के ऊपर -16.09 कर्वेचर था मिड स्पैन के ऊपर। एल हमारे पास ऑलरेडी स्पेसिफाइड है 60 फीट की, इनको कन्वर्ट किया इंटू इंचेस के अंदर डिवाइड बाय 8 इंटू फाई ई बेसिकली इज द कर्वेचर एट सपोर्ट माइनस फाई सी इज द कर्वेचर एट मिड स्पैन इंटू L² अगेन 60 into 10 power into 12 into 10 power 12 2 divided by 24 is a constant formula. So we got effective deflection, yeah, effective camber deflection due to effective pre-stressing force is equals to -1.80 plus 0.25 we got -1.55 जो कि 39 मिलीमीटर केम्बर आ रहा है। अब अगर इस वैल्यू के अंदर -1.55 जो कि इफेक्टिव प्री-स्ट्रेसिंग की बात हो रही है, अब अगर पीछे आप चले जाएं जब हमने इनिशियल प्री-स्ट्रेसिंग की बात की थी यहाँ पे जब हमने इफेक्टिव प्री-स्ट्रेसिंग की बात की थी तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन कितना जनरेट हुआ था, जब हमने लॉसेस को कंसीडर किया तो केम्बर हमारा रिवर्स डायरेक्शन में कितना गया था, वो 0.34 गया था। अगर मैं ये आपका इफेक्टिव प्री-स्ट्रेसिंग ये था, टोटल इनिशियल प्री-स्ट्रेसिंग के लेवल पे ये था, अगर हम दोनों को कंसीडर करते तो ये 1.89 माइनस आपका ये 0.34 हो जाता, तो वैल्यू आपकी आ रही होती 1.54 समथिंग। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही है कि हमने सिर्फ और सिर्फ प्री-स्ट्रेसिंग की बात की है। एट द टाइम ऑफ इफेक्टिव प्री-स्ट्रेसिंग हमारे पास आई -1.55 34 इंचेस। अगर इसके अंदर मैं वैल्यू कंसीडर करता हूँ हमारी 0.34 की, जो कि पिछले केस के अंदर, तो हमारी -1.89 प्लस 0.34 हमारे पास वैल्यू वो भी 1.55 ही आ रही थी। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सिमिलर हैं, विच इज आइडेंटिकल टू वैल्यू जो प्रीवियस केस के अंदर थी इफेक्टिव प्री-स्ट्रेसिंग के ऊपर अगर आप कंसीडर करते तो। सो आफ्टर लॉसेस इन द प्रीवियस सॉल्यूशन द डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट सुपरइम्पोज्ड डेड लोड एंड लाइव लोड आर द सेम एज वी डिड इन प्रीवियस सॉल्यूशन, जो हमने प्रीवियस सॉल्यूशन के अंदर कर दिया। सो इन दोनों मेथड से जो हमारे पास इफेक्टिव प्री-स्ट्रेसिंग की अगर हम बात करते तो दोनों केसेस के अंदर जो अपवर्ड नेगेटिव डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ 1.55 का था, और दोनों केसेस के अंदर वो सेम है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी हैव एन असाइनमेंट नंबर 12। सिमिलर एग्जांपल है जो हमने डिस्कस किया। एवेल्युएट द टोटल शॉर्ट टर्म इमीडिएट इलास्टिक डिफ्लेक्शन ऑफ अ 12 DT34। तमाम वैल्यूज सेम है, तकरीबन सेक्शनल प्रॉपर्टीज सेम है, क्योंकि आई नो कि आप लोगों के पास जो है वो एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह कोर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है घर के अंदर। द टू मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं, यहाँ पे आपने थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट करना है, अपने आप को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। एप्लीकेबल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इफेक्टिव मेथड है, दूसरा हमारे पास इंक्रीमेंटल मूवमेंट कर्वेचर मेथड है। चेंजेस बेसिकली क्या है कि हमारे पास डेड लोड वही है, और सुपर इम्पोज डेड लोड जो है उसके अंदर 75 प्लस R एज योर रोल नंबर। इट इज बॉन्डेड प्री-टेंशन बीम जिसका एरिया ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग स्टील आपको गिवन है। अगेन वही डिसरिगार्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन प्री-स्ट्रेस्ड स्टील कैलकुलेशन। जैसा आपका यहाँ पे सुपर इम्पोज डेड लोड की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है, हर बंदा अपना रोल नंबर ऐड करेगा। किस तरह से ऐड करना है, इंपॉर्टेंट नोट, देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड विल बी सॉल्व बाय स्टूडेंट्स विद ऑड नंबर्स जिनका रोल नंबर 1, 3, 5, 7 जो है वो आगे 9, 11, 13 इस तरह से है, तो वो फर्स्ट मेथड यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, और जिनका रोल नंबर इवन है वो सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे बाय इंक्रीमेंटल मेथड। तो ये आपके पास जो है वो तमाम मेथड जो है वो आपने फॉलो करने हैं। हाँ, सेकंड मेथड के अंदर हम फर्स्ट मेथड की कुछ स्ट्रेन की इक्वेशंस वगैरह यूज कर रहे थे, तो अगर आपको सेकंड मेथड के अंदर इक्वेशंस चाहिए तो आपने दोबारा भी यूज करनी है, कंसीडर करना है, खुद सॉल्व करना है। दिस इज द होल सेक्शन व्हिच इज डिस्कसिंग अबाउट सुपर इम्पोज डेड लोड इज 75 प्लस R एज योर रोल नंबर, और जो आपके पास लाइव लोड मूवमेंट है वो 1100 पाउंड पर फिट की है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।